हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम देखने वाले हैं कि पैसेज में से जो है आंसर्स किस तरीके से ढूंढने हैं। बहुत ही इजी ट्रिक आज आपको मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पैसेज में आंसर्स ढूंढने में टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में जो है वो पेपर कवर नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको इजी ट्रिक बताने वाली हूँ, पेपर भी कवर हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे हमें बिठाना है पेपर का और पूरा पेपर कैसे कवर करना है। और कहीं कुछ अगर हमें लिखने के लिए नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत तो हम लिख के कैसे मार्क्स यहाँ पे ले सकते हैं आउट। अगर कुछ यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन है कि कुछ भी नहीं आ रहा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लिख के भी आप मार्क्स ले सकते हो। मेरे पास अभी ये 2023 का पेपर है, मैं इसमें से आपको एनालिसिस करवाऊंगी पैसेज में से आंसर्स वगैरह कैसे ढूंढना है। तो देखो बच्चों, बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन 2023 में आए हैं उसी में से कुछ क्वेश्चंस 2025 में आते हैं, यानी कि फ़ौरन पिछले साल का पेपर में से डायरेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं आता, लेकिन उससे पहले का, यानी कि अभी समझो ये 2026 चालू है हमारा, तो 2024 में के पेपर में से कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो सब कुछ मैं अभी बताऊंगी आगे आपको। तो चलो वीडियो को आपको देखना है यहाँ पे। तो ये तो पहले आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फिर यहाँ पे देखो ये सेक्शन 1 जो होता है ये प्रोस का होता है, यानी कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज स्टडी, समरी, माइंड मैपिंग सब कुछ होता है। और इसमें इस सेक्शन में आपको 2 पैराग्राफ होते हैं। तो यहाँ पे ये पहले जो है ये 12 मार्क्स का आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1A दिया गया है, तो ये पैराग्राफ दिया जाता है आपको यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये सब पैराग्राफ दिया गया है, ये तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, लेकिन अभी आंसर्स कैसे ढूंढने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, चूज एंड रिराइट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 2 करेक्ट स्टेटमेंट हमें लिखने हैं। तो देखो अब यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, इस पेज पे 2 है और नेक्स्ट पेज पे 2 है, वो भी बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो अब इसमें से हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। तो कैसे ढूंढना है, देखो द राइटर हैड हीज एंटायर एजुकेशन इन इंग्लिश। चलो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आप मिस्टेक क्या करते हो मैं बताती हूँ। आप क्या करते हो, पैराग्राफ पहले पूरा पढ़ते बैठते हो, फिर बाद में क्वेश्चन लेते हो, फिर ढूंढते हो, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले पैराग्राफ पढ़ो फिर क्वेश्चंस ढूंढो, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट होता है। सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर जाना है। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मेन हमें देखना है, द राइटर हैड हीज एंटायर एजुकेशन इन इंग्लिश। एजुकेशन इन इंग्लिश ऐसा हमें कहाँ पे दिखता है देखना है। तो सिर्फ हमें नज़र घुमा के लेनी है, पूरा रीड वर्ड टू वर्ड रीड करते नहीं बैठना है, सिर्फ नज़र घुमा के लेना है। देखो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे ऐसे कुछ वर्ड्स दिखते हैं क्या, एजुकेशन इन इंग्लिश, इंग्लिश 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 कहाँ पे दिखता है क्या, देखो यहाँ पे है इंग्लिश। यहाँ से थोड़ा सा हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, इंग्लिश, वेयर एज माई इंग्लिश वॉज वेरी पुअर, आई हैड माई एंटायर्ड एजुकेशन इन मराठी। देखो मिला क्या यहाँ पे मराठी। तो ये स्टेटमेंट हमारा नीचे वाला करेक्ट हो सकता है क्या, नहीं, ये रॉन्ग है। लेकिन फिर अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे देखो द राइटर विश्ड टू रन अवे फ्रॉम IIT एंड इवन मुंबई। तो ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं हम यहाँ पे करेक्ट है या रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखो IIT कहाँ पे दिखता है, IIT मोस्ट द स्टूडेंट एंड प्रोफेसर यूज टू, यहाँ पे इसमें ही है। मुंबई हावेवर वॉज फुल ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, थोड़ा सा पीछे भी है। तो यहाँ पे देखो पीछे में तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे मुंबई में ही उसकी विश थी। तो यहाँ पे द राइटर विश टू रन अवे फ्रॉम IIT एंड इवन मुंबई, तो ये वाला करेक्ट है। फिर चलो नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखो द सीनियर गाय वॉज कोऑपरेटिव एंड ही एनकरेज द राइटर। तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं पीछे पैराग्राफ में। देखो अब हमें यहाँ पे पैराग्राफ में ऐसा वर्ड ढूंढना है सीनियर। सीनियर वर्ड हमें कहाँ पे दिखता है, देखो यहीं पे मिल गया, सिर्फ नज़र घुमानी है। व्हेन अ सीनियर गाय केम एंड सैट ऑन चेयर एडजेसेंट टू मी ही वॉज कन्वेंट एजुकेटेड गाय विथ फेयरली, यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश एटलीस्ट स्पोकन और कॉलिक्वल इंग्लिश, मतलब बहुत ही, मतलब उसमें क्या बोला गया, बहुत एजुकेटेड था क्या और उसने उसको इनकरेज किया क्या, तो ये रॉन्ग है। तो ये वाला तो रॉन्ग ही आएगा, इसको हम नहीं लेंगे। अब ये देखो द राइटर कुड ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ डिप्रेशन विथ हिज ओन एफर्ट्स। तो ये वाला आप देख सकते हो, उसमें पढ़ो, मतलब सिर्फ एक नज़र घुमा के लो, डिप्रेशन ऐसा वर्ड आपको देखना है पैराग्राफ में कहाँ है। तो फिर उस सेंटेंस को केयरफुली रीड करना है,
तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला करेक्ट है। तो दो इसमें के स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आपको पेपर में क्या करना होता है, आंसर करके यहाँ पे ऐसे डालना है और डाल के जो दो करेक्ट है, कौन कौन सा करेक्ट है, एक जो है हमारा बी वाला करेक्ट था तो वो लिखेंगे और डी वाला करेक्ट है तो उसको लिखेंगे। इस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना होता है पेपर में। और बच्चों पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है उस पर भी मैं एक अलग वीडियो कल अपलोड कर दूंगी। और एक बहुत ज़रूरी बात कि मैं लाइव आने वाली हूँ कल, तो जिन भी बच्चों को जो भी डाउट होगा इंग्लिश पेपर से रिलेटेड वो मुझसे कल पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है द राइटर डेवलप्ड एन इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग हीज स्टे इन मुंबई एंड लिस्ट द कॉजेस। तो अब हमें इसका आंसर ढूंढने के लिए देखो ये मेन वर्ड इसमें है ये वाला, तो इसको हम पैराग्राफ में देखते हैं कहाँ पे मिलता है। देखो ये हमारा पैराग्राफ है पेज नंबर 2 पर का ही, तो देखते हैं चलो थोड़ा सा हमें ये वर्ड कहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखो सिर्फ ये नज़र घुमाते जाना है हमें, यहाँ पे उस टाइप का वर्ड यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ये पैराग्राफ देखा हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे ये वाला, देखो यहाँ पे है क्या, तो इसको थोड़ा सा हमें एक बार नज़र घुमा के लेनी है। चलो देखते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे कहीं कहाँ है इन्फीरियरिटी, हाँ देखो यहाँ पे हमें ये वर्ड मिल गया है। तो अब उससे वहाँ पे आगे के लिखना है आई हैड डेवलप्ड एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड वांटेड टू रन अवे फ्रॉम IIT एंड इवन मुंबई। तो यहाँ पे इसके हमें जो है वो कॉजेस लिखने हैं। देखो यहाँ पे तो द राइटर डेवलप्ड एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई एंड लिस्ट द कॉजेस। तो कॉजेस ये वर्ड हमें जहाँ पे मिलता है, कॉजेस हमेशा उसके ऊपर होते हैं थोड़ा सा, तो ये कॉजेस आपको वहाँ से लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ में पीछे ही है, तो यहाँ पे ये वर्ड था तो यहाँ पे ये कॉजेस आएंगे उसके। ड्यू टू ऑल दिस यहाँ पे हम जो है राइटर लिखेंगे, राइटर वॉज फीलिंग क्वाइट लोनली एंड टेरिफाइड इन मुंबई इन जनरल एंड IIT इन पर्टिकुलर। तो ये हम रीज़न उसके लिखेंगे, तो इसके ऊपर के जो है यहाँ पे ये रीज़न इसके दिए गए हैं, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर कॉजेस मतलब कॉजेस लिखने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आउट द क्वालिटीज़ ऑफ द राइटर दैट यू हैव कम अक्रॉस वाइल रीडिंग द एक्सट्रैक्ट। तो पढ़ते वक्त आपने थोड़ा सा अब एक बार नज़र घुमा के लिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेगेटिव क्वालिटीज़ यहाँ पे देखो क्या है। नेगेटिव क्वालिटीज़ अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, बोला देखो यहाँ पे इंग्लिश वेयर एज माई इंग्लिश वॉज वेरी पुअर, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो इंग्लिश वॉज वेरी पुअर, इसको लिख सकते हो। फिर बाद में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे भी देखो दिया गया माई स्पोकन इंग्लिश वॉज क्वाइट पैथेटिक, तो यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश वॉज क्वाइट पैथेटिक। इस तरीके से आप वहाँ पे 2 पॉइंट लिख सकते हो, ये उसके नेगेटिव पॉइंट थे। फिर पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या थे वो भी आप इसी तरीके से यहाँ पे मतलब ढूंढ के लिख सकते हो। तो मैंने अभी जैसे बताया उसी तरीके से आप यहाँ पे ढूंढो। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ही होता है, यहाँ पे देखो क्या हुआ था, बस फीलिंग डिप्रेस्ड एंड डिफरेंट। देखो इसका आंसर जो पीछे मैंने आपको ढूंढने के लिए बोला था ना कि ये 4th वाला स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, तो यहाँ पे है देखो आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट एज इट इज आई वॉज फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड एंड डिफिडेंट एंड दिस इंसिडेंट वॉज लास्ट स्ट्रॉ। तो यहाँ पे इसके नेगेटिव पॉइंट थे वो, तो पॉजिटिव पॉइंट भी यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे क्या क्या होंगे तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। पॉजिटिव पॉइंट उसको ढूंढ के पढ़ते वक्त ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ढूंढ के आपको सारी चीज़ें लिखनी है। तो किस तरीके से मैंने ढूंढना है ये सब कुछ बताया है आपको। तो जो किस तरीके से लिखना है ना बच्चों, ये सब कुछ वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो अगर आंसर नहीं मिल रहा तो अभी समझो आपको पता ही होता है, यहाँ पे 2 लाइन्स हैं तो 4 लाइन्स छोड़ दो, मतलब अब यहाँ पे 4 लाइन लगेंगे आपको। इसका समझो आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा है एग्जाम में, तो अब यहाँ पे 4 लाइन लगने वाले, तो आप 5 से 6 लाइन्स छोड़ दो और आगे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ऐसे पूरा क्वेश्चन पेपर पहले अटेम्प्ट कर लो, पूरा क्वेश्चन पेपर पहले सॉल्व कर लो जितना आता है। और हाँ, क्वेश्चंस को आगे पीछे मत करो, सीक्वेंस से लिखते जाओ। आप समझो A4 कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, तो 2 मार्क्स के लिए होगा तो 4 लाइन्स लिखने होती हैं। अगर 4 लाइन्स लिखना है तो आप 5 से 6 लाइन छोड़ दो। अगर आपको इसका जवाब नहीं आ रहा तो 5 से 6 लाइन छोड़ दो, आगे बढ़ो। जो जो आता है पहले लिख के लो, फिर बाद में जब पूरा पेपर हो जाए तो जो जो क्वेश्चंस बचे हैं उन पे आओ और उन पे आके फिर उन क्वेश्चंस को
लिखने की कोशिश करो। एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बहुत तो उसमें से आपको लिखने के लिए आ जाएगा। तो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन को लिखना है और थोड़ा बहुत तो हो उसके बारे में वहाँ पे लिखने की कोशिश करो। और ये वाला जो क्वेश्चन होता है A4 पर्सनल रिस्पॉन्स का, यहाँ पे अब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पे बोला गया है। तो देखो बच्चों, थोड़ा बहुत तो आप यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए 4 लाइन लिखने, तो थोड़ा बहुत तो ट्राई करो कि आप लिखो इसको, क्योंकि ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है। आप इसमें कुछ भी लिखो इससे रिलेटेड, आपको मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। तो अगर लास्ट मोमेंट पर कुछ नहीं आ रहा, मतलब आपको कुछ सोच, मतलब गड़बड़ बहुत है, लास्ट मोमेंट पर टाइम नहीं है, तो पैराग्राफ में से ही 2-3 लाइन उठा के लिख लो थोड़ा सा चेंजेस करके, तो भी आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। तो फिर यहाँ पे अब लैंग्वेज स्टडी वगैरह है, तो यहाँ पे यूज़ ऑफ दो बोला गया है। तो यहाँ पे अब ये ग्रामर का सेक्शन है, इसका तो आंसर ए आएगा। और यहाँ पे ये जो है करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम देखते हैं, व्हाट ए ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट आई फेल्ट, ये पैसेज में आपको ढूंढ के करेक्ट जो है वो लिखना है। सॉरी बच्चों, ये पैसेज में तो नहीं होता, ये आपको खुद ही यहाँ पे आपको ग्रामर वगैरह करना है। तो ग्रामर का 1 शॉट कल अपलोड करूँगी, तो वो पूरा ग्रामर आपको अच्छे से करना है। और ये मैच द फॉलोइंग वगैरह होता है, तो यहाँ पे बताया है इस तरीके से टिक नहीं करना है, ये बच्चों ने किया हुआ था। तो यहाँ पे आपको कॉलम ए निकालना है, यहाँ पे आंसर करके लिखना है और आंसर करके लिख के सामने उसका आंसर लिखना है, इस तरीके से लिखना है। समझ में आ गया होगा किस तरीके से ढूंढना है। तो किस तरीके से ढूंढना है बच्चों, समझ में आ गया ना कि मेन जो क्वेश्चन में मेन 1-2-3 वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को पैराग्राफ में देखना है आपको कहाँ पे मिलते हैं, उसके आगे या पीछे ही आंसर छुपा हुआ होता है। तो जहाँ पे वो वर्ड्स मिलता है उसके आगे और पीछे की लाइंस को थोड़ा सा केयरफुली रीड करो, और जो नहीं मिल रहा उसको छोड़ दो, जगह छोड़ो वहाँ पे और आगे बढ़ो, पूरा पेपर कवर हो जाने दो और फिर लास्ट में जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको कवर करो। तो ये भी यहाँ पे नॉन टेक्सचुअल ग्रामर ही है। तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा बच्चों ने यहाँ पे टिक किया हुआ है, इसको आप सही पकड़ के मत चलो, क्योंकि ग्रामर मैं कल बोलूँगी, आपको बताऊँगी सारा कुछ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे आपको ये। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 18 मार्क्स का होता है। यहाँ पे भी आपको पैसेज दिया जाता है और पैसेज में से यहाँ पे आपको ढूंढना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ, देखो फिर मैं, ये पैसेज है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नीचे अगर हम आएंगे तो कंप्लीट द वेब इस तरीके से दिया हुआ है। इन्फेक्शंस ऑफ डिसीज यहाँ पे पॉसिबल थ्रू मेडिकल टूरिज्म। तो यहाँ पे इन्फेक्शन डिसीज ऐसा वर्ड यहाँ पे पैराग्राफ में ऊपर आ जाने के बाद कहाँ पे दिखता है, आप देखो यहीं से पैराग्राफ अभी स्टार्ट है, सॉरी थोड़ा सा पीछे भी है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, डिसीज़ के नाम लिखने। तो डिसीज़, अब बीमारियों के नाम आपको यहाँ पे समझ में आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखो है डिसीजेस, देखो यहाँ पे डिसीज़ ऐसे वर्ड मिला क्या, तो डिसीज़ वर्ड मिला। अब उसके आगे या पीछे ही आंसर होता है। तो यहाँ पे है देखो हिपेटाइटिस ए, एमीबिक डिसेंट्री, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ये भी है, देखो यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज़, सॉरी यहाँ पे इंटेस्टिनल डिसीज़। और उसके बाद देखो ये 3 हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज़, हिपेटाइटिस और यहाँ पे एमीबिक डिसेंट्री, ये हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाँ ये भी है, देखो ये वाला भी है, मलेशिया एंड थाईलैंड है, सॉरी ये मलेशिया यहाँ पे नहीं है। तो ये तो यहाँ पे 3 हो गए, और एक डिसीज़ आपको यहाँ पे ढूंढना है, ये थाईलैंड की है, यहाँ मलेशिया और थाईलैंड वेरी, यहाँ पे देखो डिसीज़ रेयरली फाउंड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ये वहाँ के डिसीज़ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और एक डिसीज़ है यहाँ पे, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। हाँ इधर है देखो डिसीज़, यहाँ पे इन्फ्लुएंजा। तो ये वाला आपको इस तरीके से ढूंढ के यहाँ पे ये कंप्लीट कर लेना है। ओके, ये कंप्लीट इस तरीके से ढूंढना है आंसर को। फिर चलो आगे, ये देखो यहाँ पे ये उसी तरीके से यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। बिल्डिंग अप नेचुरल इम्यूनिटी इट मस्ट फॉर ऑल, बिकॉज कंप्लीट करने के लिए बोला गया। तो ऐसे हम सेंटेंस ढूंढेंगे, बिल्डिंग अप नेचुरल इम्यूनिटी। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके का वर्ड कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये टिक किया हुआ था, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसीलिए। तो यहाँ पे देखो, ये देखो बिल्ट अप, यहाँ पे दिखा क्या, बिल्ट अप नेचुरल इम्यूनिटी, जो पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा। तो यहाँ से फुल स्टॉप के बाद यहाँ से हमें ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू करना है, और हम इसका जो है वो आंसर यहाँ तक इसको कंप्लीट लिख सकते हैं, यहाँ तक। ओके, ये टिक आपको समझ में आ गया होगा कैसे आंसर्स को ढूंढना है।
फिर देखो ये A3, यहाँ पे ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म और यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स पूछा गया, यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं जो बैड चीज़ें हैं वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पे देखो ये पर्सनल रिस्पॉन्स का है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन इंडिया के बारे में यहाँ पे बोलना है, तो कुछ थोड़ा बहुत तो लिखने का ट्राई करो आप, यहाँ पे खाली मत छोड़ो और क्वेश्चन सही से डाल के आओ, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से रॉन्ग हुआ तो उसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे। फिर ये लैंग्वेज स्टडी है, ग्रामर का मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगी उसका। ये देखो फिर ये यहाँ पे ये सब उसका लैंग्वेज स्टडी का है। फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई वर्ड, ये जो है A6 है वोकैबुलरी का ही होता है। फिर उसके बाद देखो बच्चों समरी राइटिंग है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम समरी राइटिंग के लिए जो बता दो, तो समरी राइटिंग में आपको क्या करना है मैं एक ट्रिक बताती हूँ। तो समरी राइटिंग में ना बच्चों आपको हेडिंग के 1 मार्क होता है, तो यहाँ पे समरी राइटिंग पीछे जो पैराग्राफ दिया गया है उस पर समरी राइटिंग करनी होती है, मतलब कि इस पैराग्राफ पे ही आपको समरी राइटिंग करनी है। जो हमने पीछे देखा ना, इसी पैराग्राफ पे आपको समरी राइटिंग करनी है। तो अब हमें समरी राइटिंग में हेडिंग का 1 मार्क होता है, तो सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देना है, क्वेश्चन डालना है। ये 4 का यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, क्या कितना है देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ये बी है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेक करके लो, तो ये बी समरी राइटिंग करके डालना है। फिर समरी राइटिंग डालने के बाद यहाँ पे जो नीचे है ना हेडिंग डालनी है बड़ी। कौन सी हेडिंग डालना है? जो पैराग्राफ आपको दिया है हेडिंग उससे रिलेटेड हो। समझो अगर आपको हेडिंग क्या डालना है समझ में नहीं भी आ रहा होगा, तो एक 3-4 लाइन स्टार्टिंग के पैराग्राफ के 3 से 4 लाइन स्टार्टिंग के पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा पैराग्राफ कौन सी चीज़ पर है। अब ये पीछे का पैराग्राफ हमने देखा डिसीजेस पर था, तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो डिसीजेस। तो इस तरीके से हेडिंग आपने डाला तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और फिर जो है बाद में क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर ये साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ये सब दिए गए हैं। ऐसे पॉइंट्स पैसेज में देखो कहाँ पे हैं और उससे रिलेटेड ही पैसेज में का ही उठाकर थोड़ा लिखो। 3 मार्क्स के लिए 6 लाइन्स लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। एक 3 से 4 लाइन पैसेज में के लिखो और एक 2-3 लाइन खुद के वहाँ पे ऐड कर दो। अगर टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, समझो आपने इस क्वेश्चन को छोड़ा और आपने आगे का कंप्लीट कर लिया है, लास्ट मोमेंट है, टाइम कम बचा है आपके पास, कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट हेडिंग डालो, 1 मार्क मिलेगा। और पैराग्राफ से ही 4 से 5 लाइन को उठा के लिखो, मार्क्स आपको मिल जाएंगे 3 में के एटलीस्ट। और कुछ आपने खुद के पॉइंट्स ऐड नहीं किए, सिर्फ पैराग्राफ में का ही आगे पीछे करके थोड़ा सा लिखा है, तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि पैराग्राफ में जो पॉइंट्स दिए हैं वो सीधे सीक्वेंस से ना हो, थोड़ा आगे पीछे करके लिखो आप। फिर उसके बाद यहाँ पे माइंड मैपिंग करना होता है, ह्यूमन इंटरेस्ट पर यहाँ पे माइंड मैपिंग पूछा गया है। माइंड मैपिंग की एक वीडियो लॉन्ग पूरा मैंने अपलोड की हुई है, किस तरीके से लिखना है, तो उसको जाके आप चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 2 जो है वो पोएट्री का है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। यहाँ पे आपको ये पोएम दी जाती है, ये सेक्शन टोटल 14 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पे भी आपको रीअरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन देयर ऑक्यूरेंस, तो यहाँ पे पोएम को ही देखना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको पोएम में सबसे पहले कहाँ पे दिखता है, ये चारों पॉइंट्स को देखना है एक बार। और पोएम में सबसे पहले पोएम को स्टार्टिंग से थोड़ा सा देखना है, और स्टार्टिंग में सबसे जो पहले पॉइंट दिखेगा उसको यहाँ पे नंबर 1 डाल, मतलब अब ये नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है, तो आप देख के यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 डाल के जो है फिर बाद में सीक्वेंस लगा के इसको लिख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे ये A2 रीजंस पूछा है। और समझो पोएम का आपको कुछ भी नहीं समझ रहा करने के लिए, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आप उसमें से लिखो। और पोएम का जो है ना क्या करो आप, ये मतलब अप्रिसिएशन की एक लॉन्ग वीडियो मैंने पोएम की अपलोड की ही हुई है, बहुत ही इजी तरीके से वहाँ पे शॉर्ट करके मैंने अप्रिसिएशन को लिखाया हुआ है, तो उसको आप अच्छे से करो, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये एक्टिविटीज़ के क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे करने के लिए, तो हिंदी में एक बार पोएम को जो है वो गूगल से वगैरह आप ट्रांसलेट करके जो है हिंदी में एक आधा बार पोएम को देख लो, उसकी तैयारी थोड़ा सा करके लो, तो ये सारे आंसर्स आपको लिखने के लिए आ जाएंगे। तो ये पोएम से रिलेटेड यहाँ पे A5 तक एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर यहाँ पे अप्रिसिएशन होता है। अप्रिसिएशन अब 10th में तो आपको हेडिंग और पोएट का नाम दिया जाता था, लेकिन अभी 12th में वैसा नहीं होता। 11th-12th में हेडिंग पोएम की आपको खुद डालनी होती है, पोएट का नाम भी खुद डालना होता है। तो आपको यहाँ पे देखो, अब शी वॉक्स इन ब्यूटी, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मतलब ये पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी है, तो पोएम के अंदर आपको टाइटल डालना होता है, पोएट का नाम डालना होता है, और लैंग्वेज मतलब वहाँ पे लैंग्वेज में क्या क्या अच्छा आपको वहाँ पे लगा है वो लिखना होता है, मैसेज लिखना होता है, आपकी ओपिनियन लिखनी होती है। अप्रिसिएशन पूरे के पूरे पोएम्स का मैंने एक
बहुत ही ईजी करके, ईजी ट्रिक से एकदम शॉर्ट बहुत छोटे छोटे अप्रिसिएशन करके बताए हुए हैं। एक लॉन्ग वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पे। क्लास 12th 2026 की प्लेलिस्ट है इंग्लिश की, तो वहाँ पे जाके आप चेक करो। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अप्रिसिएशन का, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो ये सारा यहाँ पे पोयम है, ये अप्रिसिएशन का आप वहाँ से चेक कर लो। फिर सेक्शन 3 जो है राइटिंग स्किल का है, मैंने बताया है। राइटिंग स्किल का देखो बच्चों, यहाँ पे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट पर्पस, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज और स्टेटमेंट पर्पस, और इसी को और होता है ग्रुप डिस्कशन। तो मैंने आपको बताया है कि ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ही करना है, क्योंकि वहाँ पे आउट मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। और ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज की इतनी इजी, बहुत ही इजी ट्रिक मैंने बताई हुई है, चैनल पे वीडियो अपलोड किया गया है, उसको आप चेक करो। फिर यहाँ पे देखो, ये जो बी वाला सेक्शन है, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चंस, तीन में से कोई एक सॉल्व करना होता है। तो बच्चों इंटरव्यू क्वेश्चन करो, इंटरव्यू क्वेश्चन में ही आपको मार्क्स आउट मिलते हैं। और इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ पे पूरे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको याद करके लो, वही जाके पेपर में उतार के आओ, है वैसे आपको मार्क्स आउट मिल जाएंगे। 4 मार्क्स के लिए होता है ये भी, तो इंटरव्यू को ही चूज़ करो इसमें से। देखो यहाँ पे इंटरव्यू इस तरीके से फॉर्मेट में दिया जाता है। यहाँ पे नेम ऑफ द इंटरव्यू, क्योंकि कभी भी आपको इंटरव्यू के अंदर नाम नहीं दिया जाता, आप किसी का भी नाम वहाँ पे लिख सकते हो, सिर्फ देख के लिखना है। कभी स्पोर्ट्समैन का बोला जाएगा तो कोई स्पोर्ट्समैन का नाम लिखो, सिंगर का बोला जाएगा तो कोई सिंगर का नाम लिखो, और नाम लिख के बाकी जो मैंने क्वेश्चंस एक लॉन्ग वीडियो इंटरव्यू पे अपलोड की हुई है, पूरा उसी को है वैसा आप लिख के आओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर ये पूरा इंटरव्यू का वहाँ पे बताया हुआ है। और ये देखो अब यहाँ पे ये सी में आपको यहाँ पे होता है स्पीच राइटिंग, ये भी 4 मार्क्स का ही है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इसमें से आप स्पीच राइटिंग को करो। स्पीच राइटिंग में एटलीस्ट आप थोड़ा तो लिख के कैसे मार्क्स ले सकते हो, इसकी मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना के अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप स्पीच राइटिंग को चेक करो। स्पीच राइटिंग को और भी होता है, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ो, स्पीच राइटिंग ही करो। देखो स्पीच राइटिंग को और होता है कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, लेकिन इसमें बहुत लिखना होता है, पॉसिबल नहीं होता इतना सारा याद करके, मतलब पेपर में आपको याद आया हो और फिर आप लिखो, तो इसके चक्कर में मत पड़ो, स्पीच राइटिंग लिखो। मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, उसकी एक वीडियो है, उसको चेक करो और वहाँ से तैयारी करो स्पीच राइटिंग की। और यहाँ पे जो डी है, डी में से आपको ड्राफ्टिंग रिव्यू जो है कभी फिल्म पे पूछा जाएगा, कभी मूवी पे पूछा जाएगा। अभी देखो क्या हुआ था, ये 2023 का पेपर है, तो यहाँ पे फिल्म का पूछा गया है। फिर अगर आप 2024 का पेपर देखोगे तो वहाँ पे बुक का पूछा गया है। फिर 2025 का पेपर देखोगे तो फिर फिल्म का पूछा गया है। फिर अभी 2026 में फिर से बुक रिव्यू के आने के चांसेस हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि बुक रिव्यू भी करके जाना है, फिल्म रिव्यू भी करके जाना है। और वहाँ पे किसी भी फिल्म का, मतलब यहाँ पे कोई फिल्म का या फिर बुक का नाम नहीं दिया जाता, आप एक फिल्म रिव्यू और एक बुक रिव्यू याद करके जाओ। अगर बुक रिव्यू आया तो वो जो आप याद करके गए हो वही बुक रिव्यू को लिखो, अगर फिल्म रिव्यू आया तो जो आप याद करके गए हो उसी फिल्म रिव्यू को लिखो। और मैंने अपलोड किया हुआ है फिल्म रिव्यू भी, बहुत ही ईजी करके अपलोड किया हुआ है, एक वीडियो बनाई है, उस पर चेक करो। और जो बुक रिव्यू है वो भी बहुत ही ईजी करके एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप चेक करो, दोनों भी आप याद करके जाओ। इसी को और भी होता है, ये देखो रिव्यू को ही और होता है ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग, लेकिन अपील राइटिंग में टॉपिक टफ दिए जाते हैं और मार्क्स कटने के भी चांसेस रहते हैं, तो रिव्यू याद करके जाओ, आउट मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 4 अगर हम देखेंगे तो ये नॉवेल का होता है सेक्शन, और नॉवेल का सेक्शन मैंने आज ही लॉन्ग वीडियो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किया हुआ है। पहले 4 मार्क्स जो होते हैं आपको यहाँ पे कभी कभी मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है, कभी ऑड वन आउट पूछा जाता है, और कभी कभी जो है वो MCQs 1-1 मार्क के ऐसे 4 MCQs पूछे जाते हैं। तो ये नॉवेल का सेक्शन है। देखो यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये MCQ इस तरीके से यहाँ पे MCQs पूछे गए, मतलब यहाँ पे इसमें से आपको चूज़ करके लिखना है। तो देखो आपको टोटल 4 नॉवेल हैं, एक हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, फिर दूसरी नॉवेल टू सर्व विथ लव, तीसरी नॉवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, और फोर्थ जो नॉवेल है वो द साइन ऑफ द 4 है। लेकिन हर नॉवेल पे 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। ये नॉवेल का सेक्शन मैंने डिटेल में जो है लॉन्ग वीडियोस की बना के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो भी बताया है, नॉवेल का एक्सप्लेनेशन भी दिया है, लॉन्ग वीडियो आज ही अपलोड की है, चेक कर सकते हो आप वहाँ से। तो
वो सारे क्वेश्चंस करो। ये नॉवेल का सेक्शन है, तो ये यहाँ पे नॉवेल का सेक्शन जो है टोटल 16 मार्क्स के लिए आपको होता है और 4 मार्क्स MCQs कभी मैच द फॉलोइंग वगैरह के, और यहाँ पे ये 12 मार्क्स जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हर टू सर्व विथ लव पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और देखो नॉवेल के अंदर क्या है, अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया ये 2 मार्क्स का, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए आप 4 लाइन लिखोगे तो भी आपको मार्क्स 2 में के 2 मिल जाएंगे। इसीलिए एटलीस्ट एक क्वेश्चन के 4 से 5 लाइन्स लिखने की जो है वो आप कोशिश करो। तो ये B, फिर C में भी यहाँ पे एक नॉवेल पे होता है और D में एक नॉवेल पे होता है। इस तरीके से हमारा पूरा टोटली पेपर का ऑब्जर्वेशन कराया है, सभी चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दी है। और अभी नेक्स्ट वीडियो कल जो है वो ग्रामर पर मैं अपलोड करूँगी, और कुछ डाउट होगा तो कल मैं लाइव आऊँगी, लाइव में आप मुझसे पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो भी कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना।